हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो सीधी और स्पष्ट है कि बाज़ारों के अंदर अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में अगर हम भी देखें तो हमारे बाज़ार जो है पिछले अगर 1 से 1.5 महीने में देखें तो हमने अंडर परफॉर्म किया है वर्ल्ड मार्केट के सामने। लेकिन आप अगर पिछले 1 साल का नज़रिया देखेंगे तो हमने इंटरनेशनल मार्केट की गिरावट के सामने जो है फिर भी एक अल्फा जनरेट किया है। लेकिन अभी बाज़ार पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से परेशान कर रहे हैं, तो सभी लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। और दुखी इसलिए भी है कि भाई एफडी में भी आजकल अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है और बाज़ार हमारे को रिटर्न्स नहीं दे रहा। लेकिन बात यह है कि इसका मुख्य कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, क्योंकि देखिएगा अगर कंपनी की WACC बढ़ती है यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पैसा उधार लेके उस बिज़नेस से कमाना जो है ज़्यादा ब्याज के साथ थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है। उसके बाद जो कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स है, इंडिया जो है एक इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे गाड़ी भी किस्तों पे है, घर भी किस्तों पे है। और अब तो आप ये समझ लीजिएगा कि मोस्टली अगर कोई भी आइटम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप ले रहे हैं 2-4-5 हज़ार के, वो भी किस्तों पे। आपके क्रेडिट कार्ड के जो होटल का खाने का बिल है वो भी किस्तों पे है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब चीज़ें किस्तों पे हों और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक हायर साइड पे हो तो डिमांड कम होना लाजिमी है। क्योंकि अगर आपकी घर की किस्त मान लीजिएगा आपकी EMI 50,000 रुपये की बन रही थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से वो 53,000 या 54,000 हो गई है, तो घर की डिमांड तो कम होनी है। सिमिलरली गाड़ियों में भी है। और फिर उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो नीचे तक आते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं। तो एक चीज़ तो है लेकिन उसका असर नीचे तक आ रहा है। और वो हमने पिछले 2 क्वार्टरली रिजल्ट में भी आपके साथ चर्चा की थी। और देखिएगा मेरा जो मेजर एक्सपोजर अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में है उसमें मोस्टली फार्मा स्टॉक्स हैं और पिछले 1-1.5 साल से। और हालांकि कुछ फार्मा स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म भी किया है, नो डाउट। और अभी भी देखिएगा मैं कुछ ही सेक्टर्स के अंदर जो है पोजीशन सकता हूँ। देखिए बैंकों में मैं ये मानता हूँ कि बैंकों में एक एडवांटेज हमारे पास है, क्योंकि हमारे बैंक ठीक है और अभी भी पूरी 6 महीने की गिरावट में सबसे बढ़िया बैंकों ने परफॉर्मेंस दी थी। अब बैंक आगे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो उसी की वजह से आपने देखा बैंक निफ्टी में भी करेक्शन मिली। अगर निफ्टी की सारी करेक्शन को आप देखें तो निफ्टी के जो बाकी शेयर्स हैं उन्होंने ज़्यादा गिराया है। निफ्टी जो आउट परफॉर्मेंस दी पीछे, जो निफ्टी ने भी तेज़ी बनाई भी थी, उसमें सारा योगदान तो बैंकिंग स्टॉक्स का था। और बैंकिंग स्टॉक्स हल्के पड़ गए तो निफ्टी नीचे आ गया। और निफ्टी जब नीचे आया तो जो स्मॉल कैप मिड कैप में रिजल्ट्स की थे नहीं, तो वो भी नीचे आ गए। देखिएगा इंडिया में एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए और वो मैं आपको बोलूँगा, हमारे बाज़ारों में अभी भी बहुत सारे शेयर्स बहुत महंगी वैल्यूशंस पे हैं। चाहे वो आप कैपिटल गुड्स में देखिएगा, रिटेल में तो देखिएगा जो भी शेयर्स आपको 50, 60, 70 के पी से ज़्यादा मिल रहा है और वो कंपनी 20% या 25% की रेट से ग्रो करने की ताकत नहीं रखती आगे, वो सब वैल्यूशंस मुझे महंगे लगते हैं। और मैंने बार बार जो है इसके ऊपर अपनी चिंता जो है दिखाई भी। अब मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि भाई अदानी का शेयर्स लोग क्यों लेते हैं। आप बहुत बार रोज़ पूछते हैं जी अदानी का। मैंने कहा जी देखिएगा अदानी में जब मैं कभी अदानी के ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनके बारे में कभी मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये खरीद के इन्वेस्टमेंट करने लायक है। ट्रेड के मौके बीच बीच में मिलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी देखिएगा, क्योंकि आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे उनमें। और यहाँ पर मेरा जो व्यू है वो सीधा सा है कि देखिएगा इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो है, लेकिन अगर आप 50, 60, 70, 150 की पी के शेयर्स को लेके रखोगे तो देखिएगा पैसा बनना बड़ा मुश्किल है। देखिएगा पैसा लगा लगा के खींच के शेयर्स को ऊपर तो टांगा जा सकता है, और जो टांगने वाले ना भाई साहब वही बाद में फंस जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप वैल्यूशन को तरजीह देंगे ना तो आप बहुत अच्छे पैसे बना लेंगे। और वैल्यूशंस ही मुझे लगता है कि आपको पेशेंस के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे। देखिएगा मैंने अभी पिछले अगर जो मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी अगर उसमें मैं आपके साथ बात करूं तो सबसे पहले हमने ये जो मंदी देखी वो मैंने जो पर्सनली देखी, क्योंकि जब मैंने एंट्री की थी तो बाज़ार तेज़ी में थे और 2008 में डाउनफॉल हुआ। उसके बाद 10, 11, 12 ये 2.5-3 साल जो भी हाई बने थे 2007-8 में, वो सब धीरे धीरे करके टूटते रहे। जो शेयर
2007-8 में मतलब जिन वैल्यूशंस पर ट्रेड करते थे उन वैल्यूशन से भी आप ये समझ सकते हैं आज की डेट में उनसे भी महंगी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं बहुत सारे शेयर्स हैं। और वहाँ पर एक एडवांटेज यही था कि लो वैल्यूशंस पर शेयर्स आ गए थे। आप देखेंगे मैं आरती इंडस्ट्रीज़ का शेयर जब मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा वो 6 की पी रेशो के ऊपर ट्रेड करता था। आज की डेट में इस मार्केट की गिरावट के बाद भी वो 25 की पी रेशो पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है। तो केवल 4 गुना तो केवल इसलिए हो गया क्योंकि पी री रेटिंग हो गई। तो बहुत सारे जो शेयर्स हैं जिनमें हमारा पैसा बना उसमें इस वजह से भी बना कि पी री रेटिंग होगी और फिर कंपनीज ने भी ग्रोथ की, तो जहाँ पर भी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स आई। अब बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग आपके साथ बात करते हैं, जैसे पेज इंडस्ट्री के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, तो मैं अभी पिछले 10-15 दिन पहले उसका एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा उस पेज इंडस्ट्री में पैसा कैसे बना। पेज इंडस्ट्री की इक्विटी साइज बहुत छोटी है, फिर मीडिया में प्रमोट किया गया और उसके जो सारे शेयर्स हैं जैसे अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं उसी तरीके से पर्टिकुलरली 10-15 ग्रुप्स हैं उन्हीं के पास वो सारे शेयर्स हैं। तो वो शेयर्स नीचे आएगा नहीं, जब उनका मन करता है वो नीचे तोड़ देते हैं, लोगों को निकाल देते हैं, फिर दोबारा से उसको चला लेते हैं। तो पेज इंडस्ट्री का शेयर्स आप इतनी हाई वैल्यूशंस पर क्यों मिल रहे हैं? रीज़न इज लो इक्विटी है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा भाई महंगा है सस्ता है खरीदना है बेचना है, मेरा कोई उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अब बाज़ारों में अभी भी आपको बहुत सारे शेयर्स ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा बाजार टूट गया है तो भी बहुत सस्ते हो गए। नहीं, आपको देखिएगा मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी ठीक है, कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रही है, ये कसम उठा लो कि केवल ग्रोथ कंपनी, मैं खुद मानता हूँ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में एक शेयर है लेटेंट व्यू और वो एक हाई ग्रोथ कंपनी है इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में है। अब मैंने भी उसमें रिस्क लिया नहीं, मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं शेयर्स लूँ वो 15 से कम की पी रेशो पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 की पी रेशो पे। कुछ शेयर ऐसे हैं कि जो हमने लिए तो थे 12-13 की पी पर, लेकिन कुछ बिजनेस कंडीशंस ऐसी हो गई कि महंगे हो गए, तो अल्टीमेटली वहाँ पर जहाँ कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुई वहाँ आपको डैमेज भुगतना पड़ेगा। अदरवाइज एक लॉन्ग लास्टिंग है कि आपने वैल्यूशन ठीक लिया ना तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बड़ा आराम से बन जाता है। लेकिन बाज़ारों में आप ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने भाव इतने अनाप शनाप कर रखे हैं, अभी भी आप देखेंगे तो आपको बहुत महंगी वैल्यूशंस पर इंडियन शेयर्स मिलेंगे अभी भी। अगर आप कंपेयर करोगे, आप माइक्रोसॉफ्ट से, एप्पल से, उनसे भी कंपेयर करोगे तो हमारी यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा महंगी वैल्यूशंस पे, इवन आईटी स्पेस के अंदर भी। बट बात ये कि इंडियन मनी जो है विदेशों में नहीं इन्वेस्ट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखिएगा प्रमोट नहीं करती है कि आप अपना पैसा जो है इक्विटी में इंडिया से बाहर ज़्यादा लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी इस तरीके से। तो एक रीज़न ये है कि भाई पीछे 1.5-2 साल में जो बाज़ार का तारणहार था रिटेलर, उसने खूब पैसा लगाया। तो अब ये जो पेन वाली सिचुएशन आ रही है, ये देखिएगा किसकी वजह से है? परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड है उसकी वजह से आपको ये प्राइस करेक्शन देखने के लिए मिल रही है। मुझे याद है कि मैं जब प्राइस चेक करता था, मैं आपको सीरीज बात बताऊँ, 2010, 11, 12 और 13, मुझे लगता है कि मैंने इन 4 साल में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग सीखी है। और मेरा देखने का तरीका क्या होता था मैं आज आपको बताता हूँ। उसमें ज़्यादा ऐप तो होती नहीं थी, तो कुछ ही ऐप होती थी, नेट की स्पीड भी कम होती थी। तो जब मैं अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता था तो मैं यही देखता था कि भाई सबसे ज़्यादा शेयर कौन से टूटे हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाता था कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से शेयर टूटे हैं, और जो शेयर सबसे ज़्यादा टूटे होते थे उनको मैं रिकॉर्ड करता था। और थोड़ा थोड़ा हिस्सा, हालांकि मैंने ज़्यादातर शेयर तो देखिएगा आरती इंडस्ट्रीज़ के थे मेरे पास उस समय जो एक्यूमुलेट किए थे। फिर एक SRF नाम की कंपनी है, श्रीराम फाइबर्स, तो उस समय 165-70 रुपये का भाव होता था। अभी तो देखिए स्प्लिट होकर बहुत अच्छे पैसे बन गए। और अरविंदो फार्मा उस समय भी मेरे पास होता था। उसके अलावा कुछ और भी शेयर्स थे, कुछ टेक्सटाइल के भी शेयर्स थे। तो उन शेयर्स की मैं लिस्ट बनाता था कि भाई कौन सबसे नीचे नीचे चल रहे हैं, तो मतलब जिनकी अर्निंग है। तो मैं ये कोशिश करता था कि 5 या 6 की पी पे बहुत सारी शेयर्स आपको मिल जाया करते थे उस टाइम। तो मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया था वो ऐसा बनाया था कि भाई बिलो 10 की पी रेशो वाले शेयर्स हैं। और जब 2013 के बाद, जब 2013 मिड से ना बाजार में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, बाजार दोबारा से पिकअप होना शुरू हुआ और 2014 में बहुत अच्छे पैसे बने और मैंने पोर्टफोलियो बेच के प्रॉपर्टी में पैसे लगाए। और उसके बाद वो पोर्टफोलियो अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा चलता। मान लीजिए अगर मैं उस पैसे को नहीं भी निकालता तो, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं चले। तो ये
बहुत जो है टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है कि वैल्यूएशंस अगर आपकी हैं, मान लीजिएगा कि आप, बहुत बार लोग बोलते हैं सर आप बाज़ार को टूटने का इंतज़ार करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सस्ती खरीदेंगे ना तो आपके रिस्क होने के चांसेस कम है। बट वो सस्ता क्या ले रहे हैं, क्वालिटी चीज़ें ले रहे हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बाज़ार में जो भी अगर 100 शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, तो तकरीबन 95% शेयर्स तो इन्वेस्टमेंट करने के लायक ही नहीं है। केवल 5% शेयर्स हैं, और जो 5% शेयर्स हैं, जब आप थोड़ा सा और अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तो उस 5 में से भी आप कहोगे कि आधा % शेयर ही है खाली। जैसे जैसे एक्सपर्टाइज आएगी आपकी, आप सोचेंगे बहुत सारी चीज़ों में कमी निकालना शुरू करोगे, तो आपको जो है वो और कम होती जाएगी वो परसेंटेज। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि डिसीजंस हमारे गलत हो सकते हैं, हमारे भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमें पता भी है कि ये नहीं है कि सब सही होंगे। बट ध्यान रखिए, अगर निवेश है, निवेश में इसी तरीके से पैसिमिज्म भी आता है। तो अभी जो मौसम है वो पैसिमिज्म का है, निराशावाद का है, और हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा चले। उसके बाद देखिएगा, हमने 2017-18 में खूब अच्छे से हम बुलिश रहे, खूब हमने वो मोमेंटम भी प्ले किया 2017 में। लेकिन 2018 में फिर वही पोर्टफोलियो को हाल। लेकिन उस समय काफ़ी निवेशित थे, तो 2018 के मिड से और जो है जेटली जी का बजट आया, उसके बाद से बाजार जो है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही रुख करता रहा। और 2017 के एंड से ही हो गया था, तो 2018 पूरा पिसता रहा, और फिर 19 में भी कुछ नहीं हुआ, फिर 20 में त्रासदी आ गई। उसके बाद 20 के बाद बहुत अच्छा जो है एक टाइम आया, लेकिन उस समय पर हम एग्जिट करते रहे। और रीज़न यही था कि जो 2017 की तेज़ी में हमने गलती की थी कि भाई हमने कहा नहीं लॉन्ग टर्म है, नहीं निकलेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो को रखेंगे। बट एक चीज़ जो है वो समझ में आई कि भाई वैल्यूएशन अनरीजनेबल हो जाए, निकल जाओ। तो अभी भी हालांकि मैंने आपके साथ बहुत बार चर्चा की कि भाई कैश जो है रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे अभी भी लगता है कि निवेश करने के मौके भी मिलते रहेंगे, सिस्टमेटिकली करते रहिए। एक अच्छा खासा पोर्शन, अभी भी मान लीजिएगा आपको 10,000 रुपये निवेश करने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 10 में से केवल 7 ही करें, 3 अभी भी बचा के रख लें, और सिस्टमेटिकली जो फंडामेंटल साउंड शेयर्स हैं उसमें निवेश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 ही करोगे, मान लीजिएगा आपके पास लाख रुपये हैं तो 70,000 30,000 अभी बचा के रखो, और उसको डेट में अभी रख लीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिनेरियो थोड़ा सा लंबा चल गया, मान लीजिएगा अगर ये 6-8 महीने और चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 6-8 महीने में कम नहीं हुए, तो देखिएगा बाजारों में एक सीवियर पेन और आ सकता है। तो उस समय पर उस इमरजेंसी फंड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करनी थी। तो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो उसको आप नहीं रखेंगे। मेरे भी पोर्टफोलियो में, मैं आपको बताऊँ, मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो माइनस में जो शेयर है वो है एलेंबिक फार्मा लिमिटेड। और हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है, ठीक है, चीज़ें गड़बड़ हुई, कुछ चीज़ें कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, फिर सब्सिडरी कंपनी ख़राब हो गई। बट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं अभी उस चीज़ को होल्ड करने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड है या किसी तरीके की मैनिपुलेशंस है, बिजनेस है, अप एंड डाउन्स चलते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप फंडामेंटल साउंड कंपनी के साथ हैं तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं और पैसे बनते हैं। मोस्टली गोदरेज ग्रुप की कंपनीज अभी आप देखो तो वो गोदरेज ग्रुप की कंपनी अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं खराब कर रही, लेकिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें ख़राब है, तो उनके भी शेयर सारे पिटे पड़े, तो आप कहोगे सर गोदरेज ग्रुप ही ख़राब हो गए। और इसी तरीके से कुछ शेयर्स जो है देखिए ऑपरेटर ड्रिवन भी होते हैं, तो वहाँ पे वो मैनेज कर लिए जाते हैं ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी। तो ये देखिएगा बाजार में चलता बहुत तरीके की स्टोरीज होती हैं। अब बात करते हैं कल के बारे में, आउटलुक क्या। देखिएगा कल के बारे में मेरा आउटलुक ये है कि अब हम जो है बाज़ार को देखना चाहेंगे। देखना क्या चाहेंगे कि बाज़ार थोड़ा सा, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बाज़ार थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन बाज़ार में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि निराशा आ गई है। अब लोग ना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, जिस तरीके से आज म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी रिपोर्ट आई उसके बावजूद भी अब लोग अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अगर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि नई मनी बाजार को चेस नहीं करती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है जैसे मैंने कहा, तो स्मार्ट मनी अभी भी थोड़ा साइडलाइन में बैठी हुई है और वो इंतज़ार कर रही है कि बाजार भी उसको नीचे मिल जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल भी डाउन होनी शुरू हो जाए। तो बाजार को बेस्ट जो बाय करने वाले, जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर अपने आप को कहते हैं, वो कब एंट्री करेंगे बाजार में कि बाजार भी उनको नीचे मिल जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है डाउनवर्ड की तरफ अंदेशा देता हुआ मिल जाए।
और यही रीज़न है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कोई सिग्नल्स है नहीं, ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनली। और देखिएगा इंडिया की रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की औकात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब तक यूएस और यूरोपियन यूनियन नहीं घटाएगी। तो आप देखिएगा आज ईसीबी ने भी 50 पैसे जो है 50 बेसिस पॉइंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, यानी कि 0.5%। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हैं ये हमारे को बता रही हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में तभी घटेंगे जब यूएस में या यूरोप में घटेंगे, नहीं तो इंडिया की बॉन्ड मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। इसी वजह से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होंगे तो हमारे बिजनेसेस में ग्रोथ नहीं आ पाएगी। ये भी पक्का है, ग्रोथ के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर साइड में चाहिए। तो अभी ऐसा नहीं है कि बाजार का पेन खत्म हो गया है। आपने पिछले 2 क्वार्टर में स्मॉल और मिड कैप के खराब रिजल्ट देखे, मैंने आपको दिल खोल के कहा भाई रिजल्ट खराब है, आगे परफॉर्मेंस अभी और ख़राब हो सकती है। हालांकि अब वहाँ से वो अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। मेरे भी कुछ पसंदीदा शेयर्स हैं, मुझे लगता है कि वो अच्छे भाव पर आ गए हैं, बट मुझे अभी भी ये लगता है कि उन भाव पे देखिएगा लेना तो बनता है एक बार अब, लेकिन ये नहीं कहूँगा मैं कि उसको टूटेगा नहीं। भाई टूटने की संभावना तब तक बनी रहेगी जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल जो है चेंज नहीं होगी। ये बात आपको समझनी है, या आपको रिजल्ट बहुत अच्छे लगने शुरू ना हो जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू ना हो जाए, तो उसकी संभावना अभी थोड़ी सी कम है। बट ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो पैसा हमने 2010, 11, 12 में बुरे वक्त में लगाया जब बाजार गिर रहे थे और उसके साथ आप बैठे रहे, उसी में सबसे अच्छा पैसा बनता है। तो ध्यान रखिएगा जब बियर मार्केट होती है और आप धीरे धीरे करके उसमें पैसा डालते रहेंगे, मान लीजिएगा आपके पास 10 रुपये हैं और आप 7 रुपये डाल रहे हैं, तो 3 रुपये तब डालेंगे जब कोई बहुत बड़ी एडवर्स सिचुएशन आ जाए। नहीं आए तो तब तक वो 3 रुपये अपना बॉन्ड मार्केट में या एफडी में आप रख सकते हैं, बट डिसिप्लिन ही आपको जिताएगा। तो कल के लिए हमें लगता है कि रिलीफ जो है थोड़ा सा आना चाहिए, वो रिलीफ आके परसों की तरह ऐसा रिलीफ आए और फिर वो फिजल आउट हो जाए। तो बट हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी बाजार टाइम पास करने की मूड में है, बाजार दोनों साइड के मूव दिखा सकता है। मैं बहुत ना बड़ी तेजी ना बड़ी मंदी की तरफ जो है देख रहा हूँ, बट क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, एक रिलीफ रैली एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो शुक्रवार को आएगी, सोमवार को आएगी, या आके तुरंत वापस लौट जाएगी, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। किसी तरीके के कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड मुझे नहीं लगता कि लेने का सही समय है, और बाजार अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो चार्ट है वो कमजोरी के साथ क्लोज हुए हैं। देखिएगा जिस तरीके से लगातार रेड कैंडल्स आपने देखी और उसके बाद एक पुल बैक आया, तो बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब देखिएगा इस तरीके से आई तो फिर एक पुल बैक आ सकता है। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ आ सकता है। अब वो यहीं से आएगा 16,800 से आएगा या 16,600 से आएगा, वो देखेंगे। उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट है। जो भी अप मूव आएगा मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेन करेगा, वो थोड़े समय के बाद फिर जो है जिस तरीके से ये अप मूव आया था उसके बाद वो भी गिर जाएगा। बट अभी एक अप मूव आप कभी भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब वो कल होगा परसों होगा तो बेटर है कि कल फ्राइडे है, बहुत ही जो है सोच समझकर आपको देखना पड़ेगा। मैं दोनों साइड के मूव एंटिसिपेट कर रहा हूँ और वो ऐसे हैं कि रेंज बाउंड्री होंगे। कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्शनल एक साइड बाजार चला गया तो वापस नहीं लौटेगा, और ऊपर भी जाएगा तो 2-4 दिन के बाद लौटने की पूरी संभावना है, क्योंकि बाजार में अभी हम कोई सेकुलर बुल रन नहीं देख रहे हैं, अब कोई सीधी तेजी नहीं देख रहे हैं। रीज़न हमारे फंडामेंटल्स हैं। और अभी TCS के जो CEO उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, उसकी जगह दूसरे अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो ये भी खबर जो है कल चर्चा में रह सकती है। टाइटन, HDFC, नेस्ले, HUL और एशियन पेंट जैसे शेयर्स ने आज बाजार को संभाला। इन्फोसिस, JSW, रिलायंस, हिंडाल्को, टाटा स्टील कमजोर रहे। बहुत लोगों के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं रिलायंस के बारे में, यार रिलायंस का शेयर क्यों नहीं चल रहा, रिलायंस का शेयर क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये हैवी वेट है। और देखिएगा रिलायंस अभी इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनती है इसकी, हो सकता है कि 60-70 रुपये के आसपास का एक टेक्निकल बाउंस जो है यहाँ पे मिल जाए आपको रिलायंस में भी, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, और हालांकि अंडरलाइंग कमजोरी की ही है। पुट कॉल रेशो भी आपको यही बता रही है कि बाजार देखिएगा अभी भी कमजोरी की गिरफ्त में है। क्रेडिट स्विस को रिलीफ मिल गया है, आप ये कह सकते हैं। तो क्रेडिट स्विस को जो रिलीफ है वो स्विट्ज़रलैंड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ से मिलने का जो है अंदेशा आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्रेडिट स्विस भी आज जो है
फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डाउ जोन्स के अंदर भी एक अच्छी तेजी है और सेंटीमेंट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। भारत पेट्रोलियम आज क्रूड ऑयल के प्राइस जो कल की बाजार की गिरावट के बाद $72-73 पर आ गए थे, तो ऐसे शेयर्स जो है लाइमलाइट में थे आज। तो भारत पेट्रोलियम उसी श्रेणी में था। उसके अलावा जो FMCG शेयर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें काफ़ी बड़ा कॉस्ट होता है, तो और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं, तो नेस्ले, हिंदुस्तानी यूनिलीवर जैसे शेयर्स भी आज मजबूत थे। एशियन पेंट्स का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से आता है, तो वहाँ पर भी थी। कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनीज हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं, तो टाइटन, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स भी मजबूती में थे। तो सबका एक लॉजिकल रीज़न था। हालांकि हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, क्योंकि अगर मेटल्स में कमजोरी है तो इसका रीज़न है कि अगर ऑयल में कमजोरी है तो कमोडिटी में कमजोरी आ सकती है। तो जो कमोडिटी कंपनीज़ हैं, यानी कि तीनों जो मेटल कंपनीज़ है वो आज लाल निशान में थी। इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक दोनों लाल निशान में थे। HDFC लाइफ के अंदर भी कमजोरी थी। और अब देखिएगा जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी, मुझे लगता है कि इनके बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। HDFC लाइफ हो, HDFC AMC हो, असेट्स लाइट मॉडल पे जो कंपनियां हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स वाली जो कंपनी बहुत बढ़िया मॉडल्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो जागरूक हो रहा है, समझदार हो रहा है, तो वो अब अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेने से पहले समझदारी करता है, मोल भाव करता है, और ऐसे ही आंख बंद करके अब किसी को ना तो इंश्योरेंस वाले को पैसा देता है ना म्यूचुअल फंड वाले को पैसा देगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक जनरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 2 साल में कोविड में जुड़ा लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन में कोविड के बाद लॉकडाउन से में जब हुआ तो उसकी वजह से बाज़ार से जुड़ा, तो बाज़ार से जब जुड़ा तो उसको बाज़ार की बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। जो लोग बाज़ार से अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाज़ार में अच्छा नहीं कर पाए वो उनको भी बाज़ार ने सीख दी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बाज़ार ने जो है पिछले 2-2.5 साल में की है। हालांकि बहुत लोगों ने तो आपकी नौकरी छुड़वाने का भी इंतज़ाम कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे जो, मैं आपको सीधी सी बात बोलूँगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस्ट हैं वो कहने लगे भाई नौकरी छोड़ दो और स्टॉक मार्केट में आ जाओ। लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छा है, ठीक है ट्रेडिंग में, क्योंकि मैंने भी अपना काम जो है ट्रेडिंग में ही जो है शिफ्ट किया है। और हालांकि मैं भी, मेरे दूसरे काम भी हैं, लेकिन जो अपने प्रोफेशन के अलावा ट्रेडिंग पे भी जो है हमने 9 to 3 जो है या 3:30 तक ट्रेडिंग का जो है काम किया है और कर भी रहे हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, देखिएगा शुरू में 6-8 महीने तकलीफ़ होती है, और फिर देखिएगा आपका खुद का उसकी समझ होनी चाहिए, और इसमें रिस्क बहुत है, ऐसा नहीं है। और हमने जो रास्ता लिया वो ऑप्शन सेलिंग का लिया बजाय कि ऑप्शन बाइंग के। मुझे पर्सनली लगता है मैं ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बना सकता, और ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनाना लगभग इम्पॉसिबल के आसपास है, और उतनी मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक। बट ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल है, और स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करके भी पैसा बनाना मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, इंट्राडे में भी। और स्विंग में आप अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आपको समझ है तो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए शेयर लेके, वहाँ पर मुझे समझ में आती, क्योंकि वहाँ पे हमने भी पैसा बनाया है। तो जो स्विंग्स के जो ट्रेड्स हैं कि 10 दिन 15 दिन में बॉटम पे आप लें, या थोड़ी सी चार्ट की समझ हो आपको, और मैं ये नहीं कहूँगा सारा चार्ट पे, फंडामेंटल साथ में उसमें क्लब कर लें, थोड़ा सा इकोनॉमी की समझ हो, तो जो है पैसे बन सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस आप लगाएं। बट कुल मिलाकर बाज़ार जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर नौकरी छोड़ के इसमें आ जाए। मैं इसको ये कहता हूँ कि देखिएगा, ये जो सवाल है इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, और रीज़न ये है कि आपकी सबकी अलग अलग एक्सपर्टाइज, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेके अगर आप आएंगे तो फिर भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन आप बिना ज्ञान के अगर आएंगे तो थोड़े से रिस्क हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा बड़ी है, अगर आप फंडामेंटल साउंड शेयर्स के साथ थोड़ा सा लंबे समय बिताएंगे आप अच्छी वेल्थ बना सकते हैं ट्रेडिंग से भी ज़्यादा। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो 39132 के ऊपर जो है निफ्टी जो है क्लोज हुआ, और ऐसा ही हमने अंदेशा लगाया था नीचे तक कि जो लो लगे हैं वो आप देखेंगे कि आज के जो डेज लो हैं 38613, और बाय गॉड ग्रेस हमें लग रहा था कि बाउंस करेगा, हम सही हुए। तो आज देखिएगा वो ट्रेड भी जो है अच्छे रहे। और निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम देखें तो पैटर्न ऐसा बना है, इस पैटर्न को देखिएगा, और ये पैटर्न भी ऐसा बना है। तो बहुत लोग कहेंगे सेम पैटर्न है तो सेम तरीके का राइज आएगा, हालांकि देखिएगा इस पैटर्न का चांसेस तो होते हैं, और वैसे भी देखिएगा जब बाजार ओवरसोल्ड होता है तो एक संभावना बनती है कि पुल बैक। लेकिन मैं देखिएगा ये मान रहा हूँ कि पुल बैक एक रिलीफ रैली आएगी, वो 40,000 तक ले जाए बाजार, 39,800 तक ले जाए,
40,500 तक ले जाए, बट मुझे उसकी सस्टेनेबिलिटी पे डाउट है। वो एक दिन सस्टेन करेगी, 2 दिन सस्टेन करेगी, आधा घंटा सस्टेन करेगी, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैंने कहा था रिलीफ रैली हम देख रहे हैं, लेकिन रिलीफ रैली जो है वो घंटे में 1.5 घंटे भी नहीं टिकी। तो अब देखिएगा यहाँ पे बाजार ओवरसोल्ड है। एक उम्मीद तो है कि आएगी, एक बाउंस आना चाहिए, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी टिकने पर मुझे यकीन नहीं है। एक दिन टिक सकता है, 2 दिन टिक सकता है, हफ्ते भर टिक सकता है, बट अल्टीमेटली बाजार बाउंस देके आना उसको नीचे ही है अभी, क्योंकि उसके फंडामेंटल रीजंस हैं। और SBI HDFC, और मैं यही कह रहा था कि जो आज कल मेरा रिव्यू था, मैंने कहा था कि बाय ऑन डिप्स होगा ट्रेड के लिए बाजार। तो ट्रेडिंग के एंगल से मैं बात करूँ, अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे मौके और भी मिलेंगे आपको। अभी भी बहुत सारे शेयर्स जो है आपको टूटते हैं। आज मैं एक पेट्रोकेमिकल शेयर्स को देख रहा था और मेरी वॉच लिस्ट में भी था, क्योंकि मैं उसको खरीदने का मन बना रहा था, भाव अभी ठीक नहीं है। आज वो शेयर 8% टूट गया, लेकिन 8% टूटने के बाद भी मुझे भी कंफर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी यार 10% और टूट जाए तो फिर बाइंग की लिस्ट में आएगा। और अब आप कहेंगे कि सर इतना क्यों टूट जाए, देखिएगा सबके अपने अलग रीजंस होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उसके 10% टूटने के बाद ही मैं शेयर ले लूँगा, उसके बाद भी हो सकता है कि 15-20% और टूट जाए, बट वहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क रिवार्ड जो है मेरे फेवर में आ जाएगा। SBI HDFC बैंक, एक्सिस IDFC सब प्लस में थे, बाकी सब माइनस में। और इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे तो आज FIS भी बैकफुट, क्योंकि उनको अपनी ऑप्शंस जो सेटल कर रही थी, और मैंने कल कहा था कि ऑप्शंस उन्होंने बेच दिए, आज फिर ऑप्शंस खरीदी हैं। तो इनमें से कुछ ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस भी होंगी, जिसको देख के भी हम एक पुल बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी पे देखिएगा डाउटर अभी भी हो सकता है, इसमें पुट खरीदी गई होगी तो दोबारा से बाजार टर्न भी हो सकता है, लेकिन मुझे टर्निंग का थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि बाजार अभी नीचे दिला के आए और अभी सब लोग जो है निराश हैं। तो बाजार थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ी सी खुशी देगा, और जो लोग अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं कहेंगे भाई अब अपना माल बेच लो। तो जब उनका माल बिकेगा बाजार फिर दोबारा से नीचे आ सकता है। और जो बाजार के सबसे बड़े तारनहार थे रिटेलर्स, वो अपने आप को खुद फंसा महसूस कर रहे हैं, चाहे उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए, चाहे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में लगाए, चाहे उन्होंने किसी और तरीके से पैसे लगाए, PMS के माध्यम से लगाए। तो फिर देखिएगा इस तरीके के चांसेस जो है रहते हैं। और मोस्टली जो PMS की भी हम देख रहे थे, जो बढ़िया दिग्गज जो टीवी में बैठते हैं, उनके PMS उनकी 6-6, 5-5% की रिटर्न है 2017 से लेके 2023 तक की एनुअलाइज बेसिस। उससे ज़्यादा पैसा FD में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बाज़ारों के अंदर पैसा बनेगा। देखिए अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आया तो 5-7 लार्ज कैप के जो बढ़िया जो शेयर्स हैं, जो 10% की रेट से उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उनको आप पकड़ सकते हैं। मोस्टली जो शेयर्स हैं वो बैंकिंग या NBFC स्पेस में ही मिलेंगे ऐसे इस तरीके के, और या फिर शेयर्स जो हैं स्मॉल कैप या मिड कैप में आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिएगा 20,000 करोड़ की आज इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग है। ये जब इतनी बड़ी बाइंग होती है तो एक बड़ा मूव आता है, बड़े मूव के लिए ये प्ले करते हैं। तो देखते हैं अभी 1-2 दिन और ख़रीदते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि अगर ये खरीदते जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में फिर बाजार थोड़ा सा आगे और बढ़ सकता है। तो हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिलीफ रैली आनी चाहिए। रिलीफ रैली कल आती है, परसों आती है, और रिलीफ रैली आने के बाद सस्टेनेबल कितनी देर करती है, कितने घंटे करती है, कितनी मिनट करती है, बट मेरा जो आउटलुक है वो नीचे का नहीं। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 16,800 भी निफ्टी ने चेक किया उसको जो है अभी इज्जत देगा, और हो सकता है कि बाजार 17,300 की तरफ भी बढ़े। 17,300 एक रेजिस्टेंस भी है, और उसके बाद हो सकता है 200-400 पॉइंट और भी बढ़ जाए, मैं उस बात से मना नहीं करूँगा। और कुल मिलाकर ये जो बाजार की फितरत है, इस तरीके से जो है मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से हम जो है शायद बाजार करेगा भी। बट बात यह है कि रिलीफ रैली हम उम्मीद कर रहे हैं, और एंटिसिपेशन ये है कि रिलीफ रैली 1-2 दिन टिक जाए शायद। और लेकिन जिस तरीके का मूड माहौल है, जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है, अब कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितनी देर टिकेगी, कितने घंटे टिकेगी या कितने दिन टिकेगी। लेकिन उम्मीद हम अभी देखिएगा मंदी हम प्ले नहीं कर रहे, हमने न्यूट्रल पोजीशंस बनाई हुई, दोनों साइड के बराबर के मूव हैं। जैसा बाजार चलेगा वैसे उसके हिसाब से जो है कदम से कदम मिलाने की कोशिश करेंगे। FIIs के जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो 1418 करोड़ के बेचे, तो देखिएगा अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स को बेच रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच रहे हैं। और आज कैश में सेलिंग कम की है, और मान लीजिएगा वो सेलिंग कल और करें कैश के अंदर, और हो सकता है कि ये पुट खरीदी हो तो एक सीवियर सेलिंग हो सकती है। लेकिन DIIs देखिएगा इस लेवल पे बाजार को रोक सकते हैं, क्योंकि बाजार ऊपर से काफ़ी नीचे आया है। तो DIIs भी अपनी सेलिंग करेंगे। अगर FIIs यहाँ से बाजार को अगर
2-3% करेंगे तो डीआईज भी अपने आप को क्या करेंगे कि जो भी बाजार चलेगा उसमें कुछ अपना माल बेचकर कैश में हो सकते हैं। और जिस तरीके की उंगलियां अभी म्यूचुअल फंड्स पर उठ रही हैं फ्रंट रनिंग केसेस में, तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली भी और अदानी एपिसोड की वजह से भी म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स मैनेजर हैं उनके ऊपर भी इस तरीके का प्रेशर है कि थोड़ी सी लिक्विडिटी अपने फंड्स में मेंटेन करें। और रिटेलर्स भी अब थोड़ी सी लिक्विडिटी कम डाल रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.60 पर है और ये काफ़ी किफ़ायत वाली है। ये कह सकते हैं कि भाई अब पुट राइटर पुट लिखने लगे, उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, 0.77 की है। और जैसे ये 1.2 के आसपास पहुंचा, आप समझ लीजिएगा कि भैया टर्न करेगा। तो अभी थोड़े से चांसेस रहते हैं कि पुट कॉल रेशियो ऐसी है कि अगर 1 से 1.5 के आसपास तक भी 1 और 1.25 के आसपास यानी कि 1.25 तक पुट कॉल रेशियो जाए तो वहाँ पर अपनी तेज़ी की पोजीशन से हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अच्छा कर रहा है, आज तकरीबन 1% की तेज़ी, अभी तो 0.46 दिखा रहा है, लेकिन मैं भी आपको जो बता रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 1% से ज़्यादा तेज़ था। ब्रेंट क्रूड $73 पर आ गया है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी कुछ खास है नहीं आज। और आज की चर्चा में बस केवल इतना ही, और बाजार में डिसिप्लिन से पैसा बनेगा, ये ही मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।